हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का चैप्टर कवर करने वाले हैं। आज से पहले हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जहाँ पे पोर्तुगीज़, फ्रेंच, डच, डेनिश, फ्रेंच, हम सारी कंपनीज़ का अराइवल, इनका टाइमलाइन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर और मेजर सेटलमेंट सेंटर देख लिया था। इसके बाद हमने देखा है फिर लेटर मुगल्स। इससे प्रीवियस क्लास में हमने लेटर मुगल्स का डिक्लाइन और कितने लेटर मुगल्स पीरियड थे, उनके टाइम पे कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई है, वो सब कवर कर लिए। स्टार्टिंग होती है बहादुर शाह फर्स्ट से और एंडिंग किससे होती है? बहादुर शाह जफर से। लेटर मुगल के टाइम पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, जैसे नादिर शाह का इन्वेजन, जो पीकॉक थ्रोन लेके चला जाता है, कोहिनूर। फिर इसके बाद सक्सेसर आता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बाद होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हो रही है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। एक पर्सन आता है जो राजा राम मोहन रॉय में जो राजा नेम है वो टाइटल उनको ग्रांट करता है। और फिर 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट के बाद कोई भी मुगल एम्पायर की पोजीशन के लिए कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लास्ट जो थे उनकी भी डेथ हो जाती है रंगून जेल में, जो कि म्यांमार में है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। डिक्लाइन तो देख लिया, अब इस डिक्लाइन से होने वाले इम्पैक्ट क्या क्या थे। सबसे पहला इम्पैक्ट तो था कि यूरोपियन पावर विक्टोरियस प्रूव हो रही थी और इनमें भी यूरोपियन पावर में कौन सी? ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ज़्यादा विक्टोरियस प्रूव होती है। इसके अलावा मैंने बोला था जब ये लोग वीक हो रहे थे तो इनके अंडर जो रीजनल किंगडम्स थे, है ना, औरंगजेब के टाइम तक वो क्या थे? उसकी अथॉरिटी को मान रहे थे, क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर था। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत सारे मॉरल डिग्रेडेशन आने लग गई, स्ट्रेंथ एफिशिएंसी में डिग्रेडेशन आने लग गई, जिसकी वजह से रीजनल किंगडम्स अपने आप को फ्री करने लग गए। जहाँ पे हमने देखा था हैदराबाद, अवध, निज़ामुल मुल्क, चिनकिलिच खां और फिर एक पर्सन थे असफ जहाँ। ठीक है, यही सब था। अब देखते हैं आगे आने वाली क्लासेस में कि भाई कैसे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी आगे बढ़ती है। आज का हमारा टॉपिक है रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम से पहले मेन कॉजेज़ की एक बार समरी देख लें कि भाई हमारे मुगल्स का डिक्लाइन क्यों हुआ। सबसे पहला रीजन था, सबको याद हो जाना चाहिए अभी तक, कि फर्स्ट रीजन है कि लेटर मुगल्स वर्थलेस थे। साथ में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, इसलिए तो उनको शाह-ए-बेखबर जैसे टाइटल दिए जा रहे हैं। शाह-ए-बेखबर के अलावा एक मोहम्मद शाह रंगीला है, जिसको उसके मॉरल डिग्रेडेशन कैरेक्टर की वजह से भी ऐसे इंसल्टिंग टाइटल्स मिल रहे थे। ठीक है, नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। जैसे अब राजा है, कोई एम्परर है, तो एम्परर के बाद कौन राजा बनेगा ये डिसाइडेड नहीं था, अनस्टेबिलिटी सी थी। तो इसलिए इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या था कि जो किंग्स थे और जो किंगशिप के लिए जो खड़े होने वाले कैंडिडेट्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। कई बार क्या बन रहा था कि बेटा, कोई बड़ा बेटा है कि छोटा बेटा है, या फिर कई बार नेफ्यू है ना, वो कैंडिडेट की पोजीशन के लिए, जैसे एग्जांपल है फारुखसियार। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे जहाँ पे भाई नेक्स्ट कौन होगा, सक्सेशन कौन कंटिन्यू करेगा, इसके लिए कोई भी डेफिनेट लॉ नहीं था, जो कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा था, क्योंकि सभी कैंडिडेट आपस में ही क्या कर रहे थे? लड़ाई करने लग जाते थे और कन्फ्लिक्ट में एंगेज हो रहे थे।
डीजेनरेशन ऑफ नोबिलिटी, मतलब एक जो नोबिलिटी का स्टेटस मेंटेन हो रखा था ना कि भाई नोबल्स हैं, रिस्पेक्टेड पोजीशन है, उनके पास पावर है, उनके पास प्रेस्टीज है, तो जो नोबिलिटी की क्वालिटीज़ थी ना वो भी क्या थी, टाइम के साथ डीजेनरेट होने लग रही थी, मतलब घटती जा रही थी। फोर्थ पॉइंट है, एम्पायर इतना बड़ा बन गया था कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। औरंगजेब के टाइम पे इतना बड़ा एम्पायर हो गया था, चलो औरंगजेब तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था तो इसलिए उसने इतना बड़ा एम्पायर कंट्रोल कर लिया, लेकिन आगे आने वाले तो इतने एफिशिएंट नहीं है तो वो इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पाए। एग्जाम्पल देखा था हमने, बहादुर जो फर्स्ट है, बहादुर शाह जो फर्स्ट है वो खुद 63 ईयर्स के थे, 76 नहीं 63 ईयर्स के थे जब वो पावर में आए। तो उस टाइम तक उनका जो इंटरेस्ट था वो एक्सपेंशन से ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ डाइवर्ट होना था। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, मैंने बताया था औरंगजेब एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर और कट्टर राजा था, तो उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे सिख, हिंदू, मराठा क्या थे, मुगल एम्पायर के अगेंस्ट हो गए थे। लेड रिवॉल्ट बाय सिख, राजपूत, जाट्स एंड मराठास। शिवाजी के बेटे को भी तो कैप्चर कर लिया था ना औरंगजेब ने। राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स, जब हाँ ठीक है हाँ, फिर उसके बाद क्या था कि रीजनल किंगडम्स का भी राइज होने लग गया था। जैसे रीजनल किंगडम्स अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, उनको लगने लगा था अगर हम इतने एफिशिएंट हैं, हम इतनी सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम क्यों किसी एक वीक पावर के अंडर अपने आप को रखें। इससे तो अच्छा ये है ना कि थोड़ा सा एफर्ट लेके हम लोग अपने आप को फ्री कर लेते हैं और अपनी मर्जी से अपने आने वाले किंगडम को प्रॉस्पर करवाते हैं। ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश पावर भी इंडिया में स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, है ना। वो भी क्या है, बाकी सारी यूरोपियन कंपनीज में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और विक्टोरियस प्रूव हो चुकी थी। फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे, जैसे नादिर शाह का हुआ, फिर अहमद शाह अब्दाली का, जिससे क्या थी, इंडिया की जो मुग़ल एम्पायर थी उनकी वीकनेस सबको दिख के आने लग गई थी। उसके बाद प्लासी में और बक्सर में तो सबको ही पता चल गया था कि भाई अब मुग़ल एम्पायर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं हो पाएगा, और फिर आगे आने वाले टाइम में लीडरशिप किसके हाथ में जाने वाली है, ब्रिटिशर्स के हाथ में। ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब की डेथ के बाद ही कहाँ कैप्चर किया है, औरंगजेब की डेथ हुई है 1707 में और बैटल ऑफ बक्सर हुई है 1764 में। जब हमारा जो बिल्कुल बैटल ऑफ प्लासी के बाद सबको पता चल गया था कि अब एम्परर काम के नहीं है, तो देख कितने साल बाद फिर औरंगजेब भी कितने टाइम तक रहता, अमर तो है नहीं, कभी ना कभी तो औरंगजेब का भी डेथ आनी थी। तो औरंगजेब के डेथ के बाद उसके आगे आने वाले अगर एफिशिएंट होते तो मुगल ब्रिटिशर्स के पास नहीं जाता। हाँ देखा, अब जैसे ब्रिटिशर्स कब आ गए थे, 1498 में आ गए थे ना, और मतलब कि यूरोपियंस 1498 में आ गए थे। ब्रिटिशर्स जहांगीर के टाइम पे आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग थे, तीनों स्ट्रॉन्ग थे, तभी तो देखो ब्रिटिशर्स ने कुछ कैप्चर नहीं किया, सीधा सीधा ट्रेड चुपचाप से शांति से कर रहे थे। औरंगजेब के बाद वीक रूलर की शुरुआत हुई, तभी तो फिर औरंगजेब की डेथ के बाद देखो उनको इतना टाइम लगा कैप्चर करने के लिए। अगर औरंगजेब के बाद भी एफिशिएंट रूलर चलते रहते तो फिर कैप्चर होता ही नहीं। ठीक है, आज हिस्ट्री फिर कुछ और होती। तो ये हाँ ज़रूरी नहीं है, मराठा तो क्योंकि ब्रिटिशर्स इनके मुस्लिम्स के टाइम पे भी थे, है ना। जो हमारा दिल्ली सल्तनत मुग़ल एम्पायर है, मराठाज इनके टाइम पे भी तो थे, है ना। मराठाज में भी आगे जाके प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो उनके पेशवाज है ना उसमें वो क्या है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो जब मराठा एंग्लो मराठा पढ़ेंगे ना वो चीज़ उसमें क्लियर हो जाएगी। हाँ, बाद में जाके पावर के लालच के चक्कर में वही आपस में प्रॉब्लम्स आने लग गई, फिर उसमें से एक पेशवा ने ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गई। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम थी कि कोई एक स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी इंडिया में। इंडिया में जितने भी किंगडम थे वो आपस में ही लड़ने लग रहे थे, है ना। अब जैसे कई एक किंगडम को, टीपू सुल्तान को
दबाने के लिए, टीपू सुल्तान स्ट्रांग था, टीपू सुल्तान को दबाने के लिए आसपास की उसके नेबर मराठा ने और हैदराबाद ने खुद ब्रिटिशर्स की हेल्प की। तो अगर इनमें आपस में यूनिटी होती तो हम लोगों का तो ब्रिटिशर्स के हाथ जाना ही नहीं था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे अंदर कोई एक तो स्ट्रांग पावर नहीं थी, दूसरा जो छोटी छोटी पावरें थी उनमें भी आपस में यूनिटी नहीं थी। हाँ, तीसरा उनकी भड़काने वाली जो अलग अलग वो तरीके यूज़ कर रहे थे, किसी को कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, कहीं पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आ रहे हैं, है ना। तो अगर ये सारी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट है, अचानक से तो ब्रिटिशर्स के हाथ में इंडिया आ नहीं गया, कुछ उन्होंने स्ट्रैटेजी लगाई, कुछ वो एफिशिएंट होंगे, उनमें क्वालिटीज़ थी, हाँ, और कुछ हमारी वीकनेस थी। तो दोनों चीज़ों दोनों सिनेरियो मिले क्या? नहीं, हम ब्रिटिशर उसकी बात कर रहे हैं कि भाई उनमें एफिशिएंसी ज़्यादा थी, हमारे यहाँ पे एफिशिएंसी कम थी। तो दोनों सिनेरियोज ने मिलके ब्रिटिशर्स के लिए फेवरेबल ग्राउंड ले लिया। हाँ, उन्हीं का ब्रेन वॉश का तो नतीजा है डिवाइड एंड रूल। चलो, अब बहुत सारे रीजनल स्टेट्स हैं जो डिवाइड होते हैं आ रहे हैं, फ्रीडम कर रहे हैं, अपने आप को फ्री करवा रहे हैं। तो उसमें से क्रोनोलॉजी देखते हैं कौन से हैं। सबसे फर्स्ट और सबसे मतलब कि स्लाइड्स में सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो कौन था? बंगाल। ठीक है, बंगाल की एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान क्या करते हैं? एस्टैब्लिश करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। बंगाल को क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस दिलवाते हैं, आज़ाद करते हैं। किससे? मुगल एम्पायर से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? बंगाल में अपनी पावर को एक्सपैंड करना शुरू करती है। और बंगाल में क्यों? क्योंकि बंगाल एक बहुत रिच सोर्स है इनकम का उनके लिए। एक तो वहाँ पे पोर्ट्स हैं, ऊपर से जब हम लोग मैप देख रहे थे तो हमने देखा था ना कितनी सारी यहाँ पे फैक्ट्रीज भी अवेलेबल है इसमें। हाँ, ये रहा, देखो बंगाल के ये एरिया में देखो डच ने भी अपनी फैक्ट्रीज लगा रखी है, फ्रेंच ने भी लगाई हुई है, डेनिश, मतलब सभी कंपनीज की सेटलमेंट है। तो मतलब ये एरिया ज़रूरी इंपॉर्टेंट रहा होगा ना। ऊपर से यहाँ पे हुगली है, हुगली रिवर है, तो हुगली रिवर के आसपास एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल प्लेन है। हाँ, दूसरा ट्रेड करने के लिए कोस्टल एरिया, वाटर से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या था, बंगाल एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्लेस था। और मैंने ये भी बताया था बंगाल हाथ में आती धीरे धीरे बंगाल की हेल्प से, बंगाल के रेवेन्यू से ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, अब मुर्शिद कुली खान के बाद उनके सक्सेसर होते हैं अली वर्दी खान। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर को एक्सपैंड करने शुरू करती है। उसी टाइम पे एक नवाब होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या है, आगे जब हम लोग बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे ना, उसमें इनकी क्रोनोलॉजी ध्यान से आएगी। अभी बस नाम रेफर कर रही हूँ क्योंकि अगर दोबारा पढ़े तो ऐसा ना लगे कि पहली बार सुना है। तो 3 इंपॉर्टेंट नाम सुने, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बहुत ही यंग एज में क्या है, अपनी पावर में आ गए थे। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो नया खून है, जोश आएगा। तो फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने की सोची। बदले में ब्रिटिशर्स ने एक्शन ले लिया, तो जिसकी वजह से हमारी क्रोनोलॉजी ऑफ वॉर्स अरेंज हो जाती है। ऑल्सो कंपनी ऑफिशियल्स भी क्या करते थे, वो भी दूध के धुले नहीं थे। वो भी क्या कर रहे थे, जो उनको ट्रेडिंग राइट्स दिए थे उसका मिसयूज करते थे, करप्शन कर रहे थे। अब करप्शन कर रहे हैं तो बंगाल की जो इकोनॉमी है इसको नुकसान पहुंचेगा ना, तो बंगाल की इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा था। एक ट्रेजेडी होती है जिसका नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसकी वजह से क्या है, बाद में बैटल ऑफ प्लासी होती है जून 1757 में, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद नेक्स्ट बैटल है हमारी बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पे ऐसे ही मेंशन किया है, जब आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी तो याद रखना, इन नेम्स का रेफरेंस तुम्हें याद होना चाहिए। अब बंगाल के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है अवध। ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, क्या अवध ही तो है? ठीक है, अवध सिटी ऑफ लखनऊ। ठीक है, पता चल गया। कैपिटल किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ऑल्सो द कैपिटल ऑफ हिस्टोरिक किंगडम ऑफ अवध। ठीक है, फाउंडर कौन है अवध के?
सादत खान, जिनको बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इनिशियली इनको क्या है, गवर्नर अपॉइंट किया गया था अवध का, और किसने किया था, मोहम्मद शाह ने। ठीक है, सादत खान के बाद सफदरजंग आते हैं, सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला आते हैं, शुजाउद्दौला के बाद असफुद्दौला है, असफुद्दौला के बाद वाजिर अली खान है, वाजिर अली खान के बाद सादत अली खान है। ये क्रोनोलॉजी है इधर आने वाले रूलर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे शुजाउद्दौला, ये रे शुजाउद्दौला क्या करते हैं, बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर अभी हम पीछे बंगाल में पढ़ के आए हैं। ठीक है, और बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल का हो गया, एक है अवध, और फिर तीसरे कौन है, मुगल एम्परर। तो 3 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक है बंगाल, दूसरा है अवध, और तीसरा है मुगल एम्परर। ठीक है, असफुद्दौला अपनी कैपिटल को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट करते हैं। एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, जब हमारी ये तीनों फोर्सेस मिलके ब्रिटिशर से हार जाती है तो अपने कंपनसेट करवाने के लिए ब्रिटिशर से एक संधि करते हैं, ट्रीटी करते हैं। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 1765 में होती है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड शुजाउद्दौला। ठीक है, चलो आगे है हैदराबाद। हैदराबाद में जो फाउंडिंग का काम है वो किसने लिया है, चिनकिलिच खान ने। ठीक है, इनको निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये हैदराबाद की असफ जहाँ डायनेस्टी के फाउंडर हैं। असफ जहाँ मैंने एक और बार बताया था, पीछे पढ़ाया था ना, मोहम्मद शाह के टाइम पे पढ़ाया था। मोहम्मद शाह और असफ जहाँ ने मिलके सैयद ब्रदर्स को क्या करा था, एलिमिनेट कर दिया था। बाद में असफ जहाँ क्या करवाना चाहता था, मुगल एम्परर में रिफॉर्म्स लाके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, लेकिन उस टाइम का जो मोहम्मद शाह था उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मोहम्मद शाह को ही असफ जहाँ के अगेंस्ट भड़काया, और असफ जहाँ को गुस्सा आया कि भाई जब मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं यहाँ पे गलत भी समझा जा रहा हूँ, मेरे यहाँ पे प्लॉटिंग भी हो रही है मेरे अगेंस्ट, तो इससे अच्छा है जो मुगल एम्पायर का भविष्य है उसको छोड़ो, मैं अपना इंडिपेंडेंट जाके किंगडम एस्टैब्लिश करता हूँ और उसको ही जाके प्रॉस्परस करवाता हूँ। ये डायनेस्टी, ये स्टोरी थी असफ जहाँ की। ठीक है, निज़ाम की डेथ के बाद डेक्कन बिकेम द सेंटर ऑफ पावर स्ट्रगल। जब ये निज़ाम की डेथ हो जाती है चिनकिलिच खां की, तो उसके बाद हैदराबाद में भी क्या है, पावर की स्ट्रगल की, भैया पावर पे कौन आएगा, अगली गद्दी पे कौन बैठेगा, ये स्ट्रगल शुरू हो जाता है। किसके बीच में, ब्रिटिश, फ्रेंच, मराठा और साथ में निज़ाम के खुद के बेटे और ग्रैंड चिल्ड्रंस के बीच में। तो बहुत सारे, पोजीशन एक है लेकिन कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। मुगल एम्परर किसको अपॉइंट करता है, मुबारिस खान को डेक्कन के वाइसरॉय के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखा, अब असफ जहाँ के अपने खुद की डायनेस्टी कर रहे हैं, हैदराबाद को संभाल रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो निज़ाम है मोहम्मद शाह, उसको ये बात पसंद नहीं आएगी, तो मोहम्मद शाह किसको भेजता है, एक वाइसरॉय को भेजता है डेक्कन में कि भाई जाओ तुम डेक्कन को संभालो। लेकिन डेक्कन को पहले से कौन संभाल रहा है, असफ जहाँ, तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो असफ जहाँ की और इस वाइसरॉय की क्या होती है, बैटल होती है, और उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा, 1724 में होती है। इस बैटल में चिनकिलिच खां या फिर असफ जहाँ है वो जीत जाते हैं और वो इस वाइसरॉय मुबारिस खान को किल कर देते हैं। अब किल करने के बाद वाइसरॉय को हरा दिया, तो अब कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसके बाद क्या है, जो सोल कॉम्पिटिटर है वो कौन होता है, असफ जहाँ। और फिर इसी बैटल के बाद चिनकिलिच खां अपने टाइटल क्या देते हैं, अपने आप को असफ जहाँ का टाइटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब पहले चिनकिलिच खां थे, लेकिन एक बैटल लड़ी है, बहुत बड़ी बैटल है ना, मुगल एम्परर के अगेंस्ट, तो उसके बाद वो अपने आप को असफ जहाँ का टाइटल देते हैं। नेक्स्ट है मैसूर। मैसूर तो हमें पता ही है, टीपू सुल्तान और हैदर अली का नाम आना चाहिए याद। इट वॉज अ जंक्शन, मतलब कि एक पॉइंट है जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं। हमारी फिजियोग्राफिक का पार्ट है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ठीक है, मॉडर्न डे कर्नाटका में लाई करता है,
वोडेयार डायनेस्टी इसको रूल करती थी और इनमें जो हॉर्सेस होते हैं, हॉर्सेस की एक पोजीशन होती है केयर टेकर की, उसको उस पोजीशन पे थे हैदर अली। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया एफिशिएंट रूलर है। तो वोडेयार डायनेस्टी के अंडर थे पहले हैदर अली। बाद में जब देखते हैं वोडेयार डायनेस्टी वीक है, ये हिंदू डायनेस्टी थी, वीक है, तो वोडेयार डायनेस्टी के हैदर अली क्या करते हैं, अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते हैं टेरिटरी का। और फिर हैदर अली के बाद कौन संभालता है, टीपू सुल्तान। ब्रिटिशर्स जब देखते हैं कि भाई मैसूर में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारी पोजीशन पे खतरा आने वाला है, और फिर टीपू सुल्तान और जो हैदर अली है वो क्लोज थे फ्रेंच के, फ्रेंच की और ब्रिटिशर्स की लड़ाई चल रही है। तो फ्रेंच के क्लोज होने की वजह से हैदर अली को, मतलब ब्रिटिशर्स को लगा कि हैदर अली हमारे अगेंस्ट में कुछ ना कुछ करेगा, तो वो हमारे अगेंस्ट में राइज करे, इससे पहले हम ही उनको दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो फिर कॉन्टिन्यूअस बैटल होती है इनकी, जिसमें बाद में शुरू की सेकेंड बैटल में तो हैदर अली की डेथ हो जाती है, फिर बाद में फोर्थ वॉर में टीपू सुल्तान को भी सरेंडर करना पड़ता है। तो टोटल 4 एंग्लो मसूर वॉर होती है 1766 से 69, 80 से 82। 80 से 82 मतलब जो ये सेकेंड वाली है, इस टाइम पे हैदर अली की डेथ हो जाती है वॉर चलते चलते ही, और फिर लीडरशिप कौन संभाल लेता है, टीपू सुल्तान। लास्ट बैटल में टीपू सुल्तान की भी हार हो जाती है, और फिर जो मैसूर डायनेस्टी, मैसूर एरिया है वो किसके पास चला जाता है, ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स वापस से जो मैसूर का कंट्रोल है वो इस वीक डायनेस्टी को दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिख। अब सिख्स के बारे में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि औरंगजेब ने 9th सिख गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट, मतलब उनकी डेथ, उनको मरवा दिया था। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब कट्टर राजा था। औरंगजेब ने बोला था कि आप हमारा इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस चीज़ से मना कर दिया, तो इसलिए में गुस्से में औरंगजेब ने उनको एग्जीक्यूट करवा दिया। क्या नहीं, उससे पहले और भी हैं। मुगल, मैं बोल रही हूँ ना, दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत से ही शुरू हो गया था। मुगल एम्पायर, औरंगजेब तो बहुत बाद में आए हैं। ठीक है, हाँ, जब बिल्कुल मुगल इस्लामिक रूल बिल्कुल एंड पे आ गया ना, औरंगजेब तब के हैं। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह, अब जब गुरु तेज बहादुर की डेथ हो गई है तो उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर है गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने क्या है, रेबल शुरू कर दिया, किसके अगेंस्ट, औरंगजेब के अगेंस्ट। ठीक है, 1708 में एक पर्सन है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का रेफरेंस मैंने पिछली क्लास में भी दिया था। ठीक है, बंदा बहादुर ने क्या है, लीडरशिप ले ली सिख की, और फिर सिख को एक मिलिट्री ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, आर्म्स उठाने के लिए कि भाई अब ये हमारे अगेंस्ट आ गए हैं तो हमें अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए भी आर्म्स उठाने पड़ेंगे। क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग किंगडम। अब सिख स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, महाराजा रंजीत सिंह को। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक ब्रिटिशर पंजाब के एरिया पे कंट्रोल नहीं कर सके। रंजीत सिंह की डेथ होने के कुछ टाइम के बाद ही वही सेम हाल था, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, तो फिर ब्रिटिशर्स ने सिख, हाँ ठीक है, लीडर ऑफ सुखचर्या मिसल। टोटल सिख जो ग्रुप है उनको 12 ग्रुप्स में, मिसल्स में डिवाइड किया गया है। उस मिसल में सबसे स्ट्रॉन्ग था सुखचर्या मिसल, और रंजीत सिंह इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर है 1809। ये जब हम लोग एंग्लो राइवलरीज पढ़ेंगे तो इसका रेफरेंस दोबारा आएगा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये किसके बीच में होती है, ब्रिटिशर्स और रंजीत सिंह के बीच में। देखो अब 1839 में तो रंजीत सिंह की डेथ हुई, और 1849 विद इन 10 ईयर्स पंजाब किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिशर्स के हाथ में। टोटल 2 एंग्लो सिख वॉर होती है, 1845 से 46 और 1848 से 49। ठीक है, लास्ट है हमारा मराठा। कैपेबल लीडरशिप ऑफ पेशवा। पेशवा की जो पोजीशन है वो किसके सिमिलर है, प्राइम मिनिस्टर के सिमिलर है। ये क्या करते थे, अपरूटेड मुगल्स फ्रॉम मालवा गुजरात एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। इन्होंने जो मुगल्स है उनको मालवा गुजरात और ये आसपास के एरिया से हटाए। डेक्कन एरिया से ये चौथ और सरदेशमुखी भी ले रहे थे, पिछली क्लास में भी मैंने ये बताया था। तो इन्होंने यहाँ से रिमूव करके अपना रूल एस्टैब्लिश किया।
छत्रपति यूज टू असिस्ट पेशवा, और जो छत्रपति थे वो क्या करते थे, पेशवा के साथ मिलके मराठा किंगडम को कैसे स्ट्रांग बनाना है, मराठा किंगडम को कैसे एक्सपैंड करना है, इन सभी कामों पे लीडरशिप लेते थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 देखा था, लेटर मुगल्स में, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में भी मेंशन आया था, अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पे क्या है, मराठास हार जाते हैं, ठीक है। क्रेडिट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पावरफुल मराठा स्टेट गोज टू शाहजी भोसले एंड हिज सन शिवाजी। तो शिवाजी और उनके फादर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मराठा किंगडम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। शिवाजी के बाद फिर इनकी जनरेशन आती है जिसको कैप्चर कर लेते हैं औरंगजेब। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर है 1665 में, ये किसके बीच में हुई है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, ठीक है। 1674 में क्या हुआ है, शिवाजी ने अपने आप को रायगढ़ का क्राउन कर लिया, मतलब रायगढ़ का किंग डिक्लेयर कर दिया और टाइटल ले लिया छत्रपति का, ठीक है। पहले ट्रीटी हुई, ट्रीटी में जब ये सलाह वगैरह करने के लिए शिवाजी औरंगजेब के पास जाते हैं तो औरंगजेब उनकी इंसल्ट करता है और उनको कैप्चर, बंदी बना लेता है ना, तो वो वहाँ से एस्केप करके आते हैं। एस्केप करके आने के बाद क्या है, वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं। कौन सी टैक्टिक्स फॉलो करते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर, गुड। अब 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई है टोटल, 1775 से लेके 82, 1803 से लेके 1806, 02 है यहाँ पे, और 1817 से 1818 के बीच में। तो यही था हमारा रीजनल किंगडम्स। नेक्स्ट क्लास में एंग्लो राइवलरीज को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।